जगह उल्लेख होता है द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिसमें भारत की जो भाषिक वैविध्य है, उसकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी जो विविधता है, उसको विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश करेंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में प्रस्तावित है कि जो भारत की शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत उसमें से एक प्रमुख है। इसके साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत के अध्ययन में विशेष रुचि पैदा हो, इसके लिए आवश्यक प्रयास करने की बात कही गई है। ध्यान दीजिए, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत और संस्कृत की बात की गई है। और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, शास्त्रीय भाषा के बारे में स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। यह उल्लेख यहीं रुकता नहीं, वह यहाँ तक भी गया है कि त्रिभाषा में भी जो फॉर्मूला है उसमें शास्त्रीय भाषा, अब उस तीन में मैं इशारे में ही बात करूंगा कि उस तीन में शास्त्रीय भाषाओं को भी विशेष महत्व दिया जाना है और उसमें भी संस्कृत भाषा को विशेषतर महत्व दिए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। साथ ही विदेशी भाषाओं का भी जिक्र है। कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जो भाषाएं छूट गई हों वो हो सकता है बाद में जुड़ जाए या जोड़ दीजिए। तो इस तरह से एक समग्र ऐसी शिक्षा नीति हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसमें भारतीय भाषाओं के अध्ययन की अपरिहार्यता को स्थान स्थान पर दर्ज किया गया है, जोर दिया गया है, उसे रेखांकित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अध्याय नंबर 11 में समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर के संदर्भ में एक बात कही गई है, वो सबसे उल्लेखनीय है। उसका संबंध सीधा उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोगों से है और वो ये कि ये जो घेरेबंदी या जो छोटे छोटे समूह बनाए गए थे विषयों के, उन विषयों को तोड़ देने की बात की गई, समूहों को तोड़ देने की बात की गई। अगर कोई फिजिक्स का विद्यार्थी है तो उसके लिए बात ये क्यों होना चाहिए कि वो फिजिक्स के बाद जो दूसरा विषय पढ़े वो केमिस्ट्री हो या फिर तीसरा विषय जो पढ़े वो मैथ हो। बायोलॉजी पढ़ने वाले को उसी तरह से एक दूसरा ग्रुप दे दिया गया है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जो फिजिक्स पढ़ने वाला है वह इतिहास भी पढ़े, जो केमिस्ट्री पढ़ने वाला है वह हिंदी साहित्य का अध्ययन करे। माननीय कुलपति महोदय बायोकेमिस्ट्री के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, लेकिन निरंतर इन दिनों जब मैं उन्हें बोलते हुए सुन रहा हूं तो जिस तरह से हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्यकारों के अनेक उद्धरणों से वे अपने वक्तव्य को समृद्ध करते हैं, लाभान्वित करते हैं हम सबको, तो कई बार हिंदी का शिक्षक होने के नाते थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि एक विज्ञान का शिक्षक होकर, विज्ञान का अध्येता होकर, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का वैज्ञानिक होकर हिंदी में समान रूप से वह अधिकार रखता है। मुझे लगता है कि सर ने स्वाध्याय से यह अधिकार प्राप्त किया होगा, लेकिन सर आपके बाद की जो हम लोगों की पीढ़ी है, हम सबको ऐसे कंपार्टमेंट्स में बांट दिया गया कि हमारे प्रोफेसर संजय कुमार झा हिंदी साहित्य और सिनेमा के बड़े मर्मस्पर्शी विद्वान हैं, लेकिन ये दिन रात सुरक्षा के अध्ययन और अध्यापन में निरत हैं। मैं ऐसा चाहूंगा और इस देश में ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि कोई आईआईटी में अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वह भी अपनी रुचि का दूसरा विषय ले सकता है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसमें सबसे ज्यादा वे लोग जो इन पाठ्यक्रमों को पढ़ रहे हैं वे कला मानविकी के विषय को चुनेंगे और उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद मुझे भाषा और साहित्य की नजर आती है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, आप सब ने देखा सुना होगा कि जहां पर वे भले किसी अन्य क्षेत्र के हों लेकिन भाषा और साहित्य के प्रति उनका बहुत गहन अनुराग रहा है और यह गहन अनुराग अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में उन्हें कुछ डिग्री अर्जित करने का भी
अवसर देने वाला है। इसी तरह से अध्याय 22 में जो बातें कही गई हैं उनमें भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संवर्धन की बात कही गई है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण की बात कही गई है और लुप्तप्राय भाषाओं की चिंता और उनकी संस्कृति के संरक्षण के उपाय करने के भी कुछ प्रावधान वहां पर दिए गए हैं। भाषा के संदर्भ में और लुप्तप्राय होती भाषा के संदर्भ में कुछ आंकड़े मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा कि भारत में कुल 270 मातृभाषाएं हैं जो 2011 की जनगणना में जिनका उल्लेख आता है, और इनमें से 121 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज़्यादा है, और उनमें 22 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और 99 वो किसी अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन वह 10,000 से ज़्यादा संख्या में बोली जाती है। और जिसकी बात प्रमोद जी ने कही, प्रमोद जी, ये वक्त आ गया है कि अब हम सबको, अगर इस व्याख्यान का विषय नई शिक्षा नीति और हिंदी है, तो हिंदी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़े संकट और बहुत बड़ी संभावना को लेकर यह शिक्षा नीति है। और वह ये कि हम सब हिंदी क्षेत्र के लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि हिंदी हमारी वैसी ही मातृभाषा है जैसी हमारी अपनी मातृभाषा है। नहीं तो स्थिति थोड़ी विकट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा पर जोर दिया गया है, और हिंदी कुनबे में जो इन दिनों तथाकथित सोशल मीडिया के माध्यम से जो झगड़े प्रस्तावित किए गए हैं कि इस क्षेत्र में इतने बड़े भूभाग में इतने 1 करोड़ की आबादी के लोग हिंदी क्षेत्र के भीतर की एक बोली या भाषा, विभाषा, उपभाषा जो भी कह लीजिए बोलते हैं, और इस तरह से अगर हमने अपने इस कुनबे को जोड़ने की कोशिश नहीं की तो यह एक तरह से हिंदी के लिए बड़ी चुनौती भी हो सकती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं, भारतीय कला, भारतीय साहित्य, भारतीय शिक्षा परंपरा को बहुत खूबसूरती के साथ और इस तरह से पिरोया गया है कि यह नई शिक्षा नीति निश्चय ही भारत को एक नए संकल्प की ओर अग्रसर करती है और उसे अपने सपनों की भाषा देती है। ध्यान रखिएगा, हम भाषा चाहे जो बोलें, ज्ञान के लिए किसी भी भाषा का व्यवहार कर लें, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपनी भाषा, मातृभाषा के इतर किसी और भाषा में स्वप्न देखता हो। आजकल लोग विचार तो कर लेते हैं, लेकिन स्वप्न देखता हो, और हमें अगर अपने स्वप्न को साकार करना है तो वह अपनी भाषाओं को समृद्ध करके ही साकार कर सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यह नई शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के लिए एक बड़े अवसर के रूप में हमारे समक्ष आई है कि हम भारतीय जन अपनी भाषाओं के महत्व को न सिर्फ स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें, उसका व्यवहार करें और उसे समृद्ध करने के जो भी उपाय हो सकते हैं उन उपायों में अपना सर्वस्व समर्पित करें। इस भावना के साथ अगर हम अपनी भारतीय भाषाओं के रक्षा, संवर्धन, संरक्षण के प्रयास नई शिक्षा नीति के इस बहाने से करेंगे तो यह शिक्षा नीति निश्चय ही भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय मनीषा के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए और भारतीय जनों के लिए शुभ फलदायी होगी। इस अवसर पर मुझे राजभाषा विभाग ने, माननीय कुल सचिव प्रोफेसर आलोक गुप्त जी ने, राजभाषा का कामकाज देखने वाले डॉक्टर हेमांत देसाई ने और राजभाषा कार्यान्वयन समिति से जुड़े हुए सदस्यों ने जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका और समिति का आभारी हूँ। माननीय कुलपति जी का विशेष आभार कि उन्होंने इतनी देर तक मुझे धैर्य से सुना। आप सभी ने सुना, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजू दुबे जी इतने विस्तार से बात रखने के लिए। साथियों, उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही। भाषाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं, पूरक होती हैं। तमिल और हिंदी में या भोजपुरी और हिंदी में, अवधी और हिंदी में कोई विरोध नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाती है, सहयोग करती है।